Hello guys, this is Hassan Yusuf. I'm here once again with you all with the second part of Problems After Partition or Initial Problems of Pakistan. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉब्लम्स आफ्टर पार्टीशन को कंप्लीट करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, तो ये रही वो नेक्स्ट वीडियो और इसके अंदर इतना करवा दूंगा मैं आपको कि आपके सामने पेपर में जब कोई क्वेश्चन आएगा या इवन आपसे कोई पूछेगा रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम्स आफ्टर पार्टीशन, तो यू कैन इजीली अवेयर विद दैट। ठीक हो गया। अगेन ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो ये जो एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स था ये एक अलग किस्म की प्रॉब्लम थी हमारी। सर क्या प्रॉब्लम थी जरा बताइएगा। प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली वो थी जो राजाओं महाराजाओं के टाइम पर मतलब जिसके ऊपर राजा महाराजा नवाब इन लोगों की हुकूमत होती थी। ठीक हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है उन्होंने ये राइट दिया 462 प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई अपनी मर्जी से चुनो इंडिया और पाकिस्तान में जो चुनना चाहते हो। ठीक हो गया। तो अब उनका मामला ये था कि उनकी लोकेशन उनका रिलीजन ये चॉइस करता था कि भाई किस तरफ उनको जाना है, चाहे तो पाकिस्तान की तरफ चाहे तो फिर इंडिया की तरफ। ठीक हो गया। तो 1947 के अंदर कुछ नॉर्दर्न एरियाज थे जिसमें देर सवार चित्राल हुंजा इन सब ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। बहावलपुर ने भी पाकिस्तान को ज्वाइन किया। सिलहट जो कि ईस्ट में था उसने भी पाकिस्तान को ज्वाइन किया रेफरेंडम के थ्रू। मसला कहां पर आकर अटका, तीन मेन जगहें थी। एक था हैदराबाद, ठीक है, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर इशू। ये बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का ही मेन मसला था। हुआ कुछ ऐसे कि भाई हैदराबाद जो है वो बहुत सबसे ज्यादा एक तरीके से समझो लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट्स था। ठीक हो गया। निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो चलाया करते थे। हैदराबाद के जो नवाब है उनको निजाम कहा जाता था, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है। 160 मिलियन की वहां पे पॉपुलेशन थी और सबसे ज्यादा वेल्दी सबसे ज्यादा रिच स्टेट भी थी 160 मिलियन रुपीस के साथ। निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान को, मगर उनको प्रेशराइज किया गया कि भाई आप इंडिया को ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि आपके अंडर में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। अगस्त में उन्होंने एक कंप्लेन भी फाइल करी यूनाइटेड नेशन के पास, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि यूनाइटेड नेशन उनकी सुनती, उनको पाकिस्तान के साथ ट्रांसफर करती। इंडियन जो ट्रूप्स थे, इंडियन फौजी ट्रूप्स थे, उन्होंने प्रॉपर हैदराबाद को कैप्चर कर दिया। तो इससे वो मामला जो है वो खत्म हो गए। दूसरा मसला आया जूनागढ़ पे। जूनागढ़ एक स्मॉल स्टेट थी कोस्टल लाइन पे जो कि 300 माइल साउथ ऑफ कराची पे थी। ठीक है। उनका जो प्रिंस था वो एक मुस्लिम था, मगर जो पॉपुलेशन थी वो नॉन मुस्लिम थी। तो प्रिंस ने अनाउंस कर दिया कि मैं भाई पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा 1947 के अंदर। मगर लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से ही इस तरीके के धोखे तो हुए ही हैं, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि भाई अगर आप जूनागढ़ को एक्सेस में लेते हो तो ये एनरोचमेंट समझी जाएगी इंडियन सोवरेनिटी पे। ठीक है, यानी कि इंडिया की जगह के ऊपर आपका एक तरीके से कब्जा समझा जाएगा, उनकी टेरिटरी के ऊपर आपका घुसना समझा जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन ट्रूप्स ने पूरी की पूरी जूनागढ़ स्टेट को सराउंड कर लिया और ऑब्वियसली उसका कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया यूनाइटेड नेशन के सामने, लेकिन वही वाली बात है कि ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन थी, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। ये मैटर आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। तो हैदराबाद दक्कन भी आपका इंडिया के पास चला गया और जूनागढ़ भी चला गया। अब मसला आया कश्मीर इशू, जिसके ऊपर आज तक हम रो रहे हैं, आज तक लड़ाई चल रही है। ठीक हो गया। ये सबसे ज्यादा सीरियस डिसएग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। भाई देखो, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज जो है वो तिब्बत, चाइना, अफगानिस्तान और रशिया से मिलती हैं, जिसकी वजह से इस जगह की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। समझ गए। अच्छा, 4 मिलियन के करीब लोग जो है वो कश्मीर के अंदर मुसलमान है, मगर वहां का जो महाराजा था, उस जमाने की बात कर रहा हूं, 4 मिलियन के करीब लोग कश्मीर में मुसलमान थे, लेकिन जो वहां का महाराजा था वो हिंदू था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, सितंबर 1947 के अंदर उसने एक कैंपेन स्टार्ट करी टू ड्राइव मेनी मुस्लिम्स आउट ऑफ कश्मीर। उस महाराजा ने 1947 सितंबर के अंदर मुसलमानों को कश्मीर से निकालना शुरू किया, जिस वजह से तकरीबन 2 लाख के करीब, 2 लाख मुसलमानों के करीब जो है वो फ्लड टू पाकिस्तान हो गया। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई, फाइल फ्लड टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरफ चले गए। फाइनली उसके बाद हुआ क्या कि बहुत से ऐसे मुसलमान थे जो कि रिबेलियन बने, यानी उन्हें रेबल स्टार्ट किया कि भाई हम क्यों जाएं कश्मीर में, हम मतलब
पैदाइश से रहते हैं, हमारे माँ बाप यहीं पर रहे, तो हम एक जगह छोड़कर तुम्हारी वजह से क्यों चले जाए। तो महाराजा जो है वो बेसिकली इंडिया की साइड पर टर्न हुआ, ताकि उसने इंडिया से मदद मांगी कि भाई आकर यहाँ पे मुसलमानों को क्रश करो। तो इंडिया जो है वो इनकी मदद के लिए आ गया। महाराजा हरी सिंह साहब जो थे वो इंडिया की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और इंडिया के साथ अपने आप को मिला लिया। पाकिस्तान ने भी अपने ट्रूप्स भेजे कि वो कश्मीर में मुसलमानों की मदद कर सकें, लेकिन ना इंडिया के पास इतने पैसे और रिसोर्सेज थे कि वो लंबी जंग लड़ सके, ना पाकिस्तान के पास पैसे और रिसोर्सेज थे कि वो लंबी जंग लड़ सके, जिसकी वजह से 1948 जनवरी को ये मैटर जो है वो यूनाइटेड नेशन के सामने रखा गया। एक सीज फायर अरेंज किया गया जनवरी 1949 में दोनों मुल्कों के बीच में। कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया को बड़ा हिस्सा मिला कश्मीर का, इंक्लूडिंग द कैपिटल श्रीनगर। इंडिया को एक बड़ा हिस्सा मिला जिसमें श्रीनगर भी इंडिया के पास चला गया। समझ में आई बात। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे वो भी एग्रीड हो गए कि भाई ठीक है, रेफरेंडम करवाएंगे कश्मीर के लोगों से और हम ये जानेंगे कि भाई वहां के लोगों की विश क्या है, जैसा वो बोलेंगे वैसा कर दिया जाएगा। लेकिन बेचारे कश्मीरियों के नसीब में आज तक वो रेफरेंडम नहीं आया, ना उनसे पूछा गया और ना ही वो रेफरेंडम हुआ इंडिविजुअली। ठीक हो गया। तो कश्मीर इशू आज तक अनरिजॉल्व्ड है, रिजॉल्व नहीं हो सका है। उसी की वजह से हमारी ये 1948 की जंग हुई, 1965 की भी जंग हुई। उसके बाद मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम एक दूसरे के खिलाफ जो बात कर रहे होते हैं वो कश्मीर इशूज के लिए एक बेस बना रहता है। सही हो गया। दैट वाज कश्मीर इशू। अब आते हैं डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स। डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स का चक्कर समझ जाए भाई। रेशो जो था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 17:5 का था। क्यों ऐसा रेशो था वो मैं आपको समझा दूं। उसका रेशो ये था कि भाई उन्होंने इंडिया को पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि 1947 के अंदर ये अग्री किया गया कि पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपीस पे किए जाएंगे 4 बिलियन रुपीस में से, जो कि रिजर्व बैंक के अंदर है। वो अलग बात है कि बहुत कम अमाउंट था, लेकिन वो लोग इसको जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है। इनिशियली 200 मिलियन रुपीस तो पाकिस्तान को दे दिए गए, मगर इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, हम बाकी के पैसे पाकिस्तान को नहीं देंगे जो 500 है। क्यों नहीं देंगे भाई बाकी पाकिस्तान को बकिया के पैसे? पाकिस्तान को बकिया के जो 550 मिलियन है वो हम पाकिस्तान को इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि वो आर्म्स खरीदेगा और हमारे खिलाफ जंग करेगा। लेकिन गांधी यहाँ पर डट गया। गांधी एक अच्छा आदमी था, उसने कहा भैया कि जो डिवीजन ऑफ एसेट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उसके लिए उसने बहुत खतरनाक मेजर्स भी लिए। उसने कहा भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा, हंगर स्ट्राइक पे। और इसने इंडियन गवर्नमेंट को उस पे मजबूर कर दिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली पाकिस्तान को 500 मिलियन जो है वो पे करे। उसके बावजूद आज तक $50 मिलियन इंडिया के ऊपर हमारे बनते हैं। देखो हमें मिलने थे 750 मिलियन, उसने इनिशियली दे दिए 200, बाद में गांधी की वजह से हमें 500 मिलियन मिल गए। 50 मिलियन अभी तक इंडिया के पास हमारे पड़े हुए। समझ गए। अगर उसके ऊपर इन्फ्लेशन मिलाए तो वो बिलियन में बन जाएगा अब तो। अच्छा, आर्म फोर्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट जो थे दोनों में स्प्लिट किए गए। 36% पाकिस्तान को और 64% जो है वो इंडिया को दिया गया। लेकिन अगेन वही वाला मसला था कि भाई इंडिया के पास जो रीजमेंट था, यानी कि जो फौजी थे वो ज्यादा आए थे, और मुसलमानों के पास जो फौजी थे वो आपके पास कम आए थे। ठीक है। अब मैं तरीकेकार समझाता हूँ। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर सिर्फ 1,50,000 मैन थे, जिसमें सिर्फ 2,500 ट्रेंड मुस्लिम ऑफिसर्स थे, जिसके लिए एक जरूरी ये था कि भाई कम से कम 4,000 ऑफिसर्स आपके पास होने चाहिए किसी भी आर्मी के अंदर, ताकि वो पूरी की पूरी आर्मी को ना ट्रेन कर सके, संभाल सके। जिसकी वजह से जिन्ना को इनिशियली हायर करने पड़े 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को। 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जो कि इंडिया के अंदर थी, और इंडिया ने एक भी फैक्ट्री देने से पाकिस्तान को मना कर दिया। पाकिस्तान के पास एक भी फैक्ट्री हमारे पास नहीं आई जो मिलिट्री गुड्स एंड इक्विपमेंट्स बना सकती थी, जिसकी वजह से जिसके बदले इवेंचुअली इंडिया ने हमें एग्री किया कि वो हमें 60 मिलियन रुपीस जो है वो पे कर देगा। 60 मिलियन रुपीस इंडिया ने हमें पे करे, लेकिन एक भी हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं दी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर असलहा, वेपन्स वगैरह बनता है। सही है। इंडिया इस बात पे अग्री हो गया कि भाई वो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन मसला पता क्या था? वो सारे प्रोडक्ट या तो ओल्ड थे, वॉर्न थे, डैमेज थे या ऑब्सोलीट हो चुके थे। तो हमारे साथ एक तरीके से ज्यादती की गई, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे या कह नहीं सकते थे। फिर आता है कैनाल वाटर डिस्प्यूट, वन ऑफ द मेन थिंग। इसके ऊपर सवाल भी आ जाता है। कैनाल वाटर डिस्प्यूट जो आपका स्टार्ट हुआ उसका ओरिजिन था पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947 में। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी भाई कि वेस्ट पंजाब के साथ मसला हुआ था। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में था, ईस्ट पंजाब इंडिया में। वेस्ट पाकिस्तान रिलाय करता था इरिगेशन के ऊपर फ्रॉम द सीरीज ऑफ कैनाल्स विच ड्रॉ वाटर फ्रॉम 3 मेन रिवर्स।
तीन मेन रिवर का मसला था, इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फ्लो ऑफ वाटर था इसका हेडवर्क बेसिकली इंडिया की साइड पे आता था। अब इंडिया ने बोला ये कि भाई, इंडिया ने कहा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया ने बोला भाई मैं तो आपके पास पानी आने नहीं दूंगा, 10 मसले मसाइल करूंगा। इस चक्कर से निपटने के लिए पाकिस्तान और इंडिया को इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक साथ बैठना पड़ा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कैनाल वाटर डिस्प्यूट का शिकार हो गया। सही है, इस मसले को, पानी के मसले को सेटल डाउन करने के लिए ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान ये प्रॉब्लम लेकर गया, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया। इवन मई 1948 के अंदर टेम्परेरी एग्रीमेंट किया गया कि भाई इंडिया जो है वो अलाउ करेगा पाकिस्तान को कि भाई ईस्ट पंजाब से पानी का फ्लो होते हुए वेस्ट पंजाब के अंदर आ जाए, लेकिन ये एग्रीमेंट एक तरीके से काम नहीं आया था, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था, ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं था। तो कैनाल वाटर डिस्प्यूट यही था कि फ्लो ऑफ रिवर जो है वो इंडिया की साइड से था और इंडिया हमारे पास पानी नहीं आने दे रहा था। टेम्परेरी एग्रीमेंट यही हुआ था कि भाई फिर इंडिया हमें पानी आने देगा। बाद में आगे जाके 1959 में इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हुई थी, वो मैं आगे आपको करवाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद है आपका रिफ्यूजी प्रॉब्लम। रिफ्यूजी प्रॉब्लम यार बड़ा सिंपल है, इसके अंदर मैंने काफी डेप्थ में लिखा हुआ है, लेकिन रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो है ना वो वैसे ही सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिंपल आपको बताता हूँ। मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उन्होंने अपने आप को समझा कि वो एक रॉन्ग कंट्री में रह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। इंडिया में जो मुसलमान रहते थे वो पाकिस्तान आना चाहते थे, और जो पाकिस्तान में हिंदूज रहते थे वो इंडिया जाना चाहते थे। अब मसला क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत से लोग विक्टिम बने कम्युनल अवॉर्ड के। उस जमाने में लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ मैनकाइंड लोगों ने देखी, यानी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया। 20 मिलियन पीपल जो है वो मूव करे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, समझ रहे हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहां पर आई कि बहुत से हिस्टोरियंस ने ये भी बताया कि भाई बिलीव करते हैं वो कि हिंदूज और सिख्स ने एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे मैसेकर किया था मुस्लिम रिफ्यूजीज का। ठीक है, मिलियंस ऑफ मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन जो है वो मरे थे इस वायलेंस की वजह से, समझ गए। 10 मिलियन जो है वो होमलेस हुए थे। इवन सिर्फ कराची नहीं, उस वक्त सिर्फ कराची नहीं, 2 मिलियन रिफ्यूजीज जो है वो रिसीव करे थे फ्रॉम इंडिया। तो उस जमाने में इट वाज इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान कि वो इतने सारे लोगों को एकमोडेट कर सके, क्योंकि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मसला था, हमारे पास उनको रखने की ना जगह थी ना खिलाने का पैसा था। सही हो गया। खास करके पाकिस्तान और इंडिया, इवन इंडिया भी इस वजह से बहुत परेशान था कि भाई जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान या पाकिस्तान टू इंडिया, उनकी जान की हिफाजत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर काफी चीजों में दोनों ने कोऑपरेशन भी स्टार्ट किया था ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एजुकेशनल ड्रॉबैक्स थे। इसका इंटरनल मसले में नहीं जाना है, सिंपल हेडर से ही समझ जाओ। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग थी, प्रॉपर प्लानिंग थी ही नहीं। पॉलिसीज और उसकी इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं थी। एजुकेशन खराब थी। लैक ऑफ फंड्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को छोड़ दो, लैक ऑफ फंड्स थे। कंडीशन ऑफ स्कूल जो है वो पुअर थी। टीचर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। पाकिस्तान में प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम मौजूद नहीं था। ठीक हो गया। तो ये वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से आपके पास हम कहेंगे कि इनिशियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की बढ़ी या स्टार्ट हुई। एक सवाल यहाँ पे विद आंसर मैं आपको दिखा दूं। हाउ सक्सेसफुल वाज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन सॉल्विंग पार्टीशन ड्यूरिंग 47 टू 48। अब देखो इस सवाल को इस तरीके से एग्जामिनर ने रिप्लाई किया हुआ पूरा का पूरा, क्वाइट इजी है। यही इनिशिएट ऐसे ही करना है कि भाई पाकिस्तान ने कुछ एक्सटेंट तक सॉल्व करें प्रॉब्लम, लेकिन जाहिर सी बात है मसले मसाइल बहुत थे। इनिशिएट आपने करना है, जिना और लियाकत अली खान के बारे में बताना है कि गवर्नर जनरल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिफ्यूजी का प्रॉब्लम था, एक मसला बताया। डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो आपने बताया। फिर आपने कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाला मसला यहाँ पर डिस्कस किया। उसको डिस्कस करने के बाद भाई प्रिंसली स्टेट्स वाला मसला हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जब वो डिस्कस किया तो उसमें कश्मीर इशू आ गया। तो एक तरीके से तुम समझो कि भाई 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स, 4 मेन पॉइंट्स आपने बताए विद एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के भाई मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान के पास, जिसके अंदर देखो हमने पॉलिटिकल प्रॉब्लम को पहले डिस्कस कर लिया। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम पहले उसके अंदर तो कितने आ गए भाई, कितनी हेडिंग हो गई टोटल 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4 और ये हो गई 5। इन 5 हेडर्स को मिला के हमारा एक 14 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गया, समझ गए। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमने ऊपर अभी रिजॉल्व करी है। होपफुली आपको पार्टीशन प्रॉब्लम्स आफ्टर पार्टीशन समझ में आ गया होगा। आपके साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।